नमस्कार साथियों, मैं विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ करंट अफेयर की 10 अपडेट के साथ, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होंगी। तो चलिए दोस्तों, समय ना खराब करते हुए बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर और शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आप सभी के लिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं, धीरे धीरे आप अपने कर्म को करते रहिए, जब ऋतु आएगी तब आपको मीठा फल मिलेगा। यही बात आप सभी पर भी लागू होती है। आपका जो लक्ष्य है उसकी ओर आप ये सोचकर कि आप एक वनवास के काल में हैं बढ़ते रहिए, लेकिन इस समय को आपको ऐसे काटना है कि जिससे आप इसका सबसे अधिक सदुपयोग कर सके। जब आप धीरे धीरे इस समय को सदुपयोग में ढालते रहेंगे तो आप अंत में जाकर देखेंगे कि आप और बच्चों से बहुत आगे निकल आए, और जब आपका रिजल्ट आएगा तो पड़ोसी भी कहेंगे, अरे ये क्या हो गया। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर और पड़ोसियों को चौंकाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अदीस अबाबा दौरे के दौरान भारत और इथोपिया ने कितने एमओयूज पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी, ये कहां पर है? तो ये इथोपिया के दौरे पर है। किसके दौरे पर? इथोपिया, जो कहां का है? तो अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीकी देश इथोपिया, इसके दौरे पर है। ठीक है, इसके दौरे पर भारत के प्रधानमंत्री गए हुए हैं। इससे पहले वो जॉर्डन गए, लेकिन जॉर्डन हम कल पढ़ेंगे, आज हम इथोपिया में क्या क्या हुआ इसको देख लेते हैं। ठीक है, इथोपिया के दौरे पर गए और वहां पर जो इथोपिया की राजधानी है, राजधानी जिसका नाम है अदीस अबाबा, क्या नाम है? तो इसका नाम है अदीस अबाबा। और इस अदीस अबाबा में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी ने 3 एमओयूज पर हस्ताक्षर किए, यानी 3 समझौतों पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं। अब ये 3 समझौते कौन कौन से हैं ये एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने जिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है वो है सीमा शुल्क प्रशासन में सहयोग। तो पहला कौन सा है? जो हमारा सीमा शुल्क प्रशासन सहयोग। दोस्तों, अफ्रीका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महाद्वीप है। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में जो भारत की स्थिति है वो बहुत ही मजबूत है, क्योंकि अफ्रीका एक बड़ा बाजार है। अफ्रीका में अभी तक इतनी कंपनियां नहीं पहुंच पाई हैं कि जो उसका अच्छे से विकास कर सके। यानी भारत को अपना सामान बेचने के लिए जिस बाजार की आवश्यकता है वो अफ्रीका है। तो अफ्रीका के इथोपिया के साथ उन्होंने सीमा शुल्क को लेकर सबसे पहला समझौता किया है। उसके बाद जो दूसरा समझौता किया है वो इथोपियाई दूतावास में, जो इथोपिया का दूतावास है, दूतावास, उसमें क्या करेंगे? तो हम उसमें डेटा सेंटर की स्थापना करेंगे, डेटा सेंटर की स्थापना करेंगे। इसके लिए हमने इथोपिया के साथ समझौता किया है। जबकि तीसरा समझौता जो है वो है जो हम संयुक्त राष्ट्र में शांति स्थापना में सहयोग करते हैं, उसको लेकर भी हमने किसके साथ? इथोपिया के साथ समझौता किया है। जो हमारा संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन जो है, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सहयोग के लिए भी हमने समझौता किया है, क्योंकि भारत और इथोपिया दोनों ही बड़े भागीदार हैं यूएन की शांति सेना में। क्योंकि यूएन हर उस देश में जहां पर विद्रोह है या आंतरिक अशांति है वहां पर शांति की स्थापना हेतु एक सेना भेजता है जो सभी देशों से ली गई है, यानी सब देशों के उसमें कुछ ना कुछ हिस्सेदारी है। उसमें इथोपिया और भारत एक बड़े भागीदार हैं, तो दोनों के बीच इसको लेकर भी समझौता हुआ है। तो भारत के प्रधानमंत्री जो हैं ये भारत के प्रधानमंत्री की और पीएम मोदी की पहली इथोपियाई यात्रा है, यानी पहली बार इथोपिया की यात्रा पर हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं। प्रधानमंत्री पहली बार इथोपिया की यात्रा पर गए हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी की ये पहली यात्रा है। अब बात करें इथोपिया की, तो इथोपिया को हम एक बार मैप में देख लेते हैं।
ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री और वहीं इथोपिया के राष्ट्रपति साथ साथ में। तो इथोपिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो मैं आज आपके लिए सातों के सातों महाद्वीप लाया हूं, जिससे आपको पहचान हो सके सारे महाद्वीपों की, है ना। तो हमारे यहाँ पर कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। ये हमारा एशिया, येलो वाला जो आपको दिख रहा है, ये यूरोप, नीचे अफ्रीका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका और नीचे अंटार्कटिका। तो ये विश्व में 7 महाद्वीप है। और बात करें इसमें तो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और दूसरा नंबर इन दोनों में अफ्रीका का आता है। तो ये अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है इथोपिया। अब बात करें हम इथोपिया की, तो हम जैसे ही हम अफ्रीका में पहुंचते हैं, जैसे कि हम अफ्रीका में पहुंचते हैं तो अफ्रीका में हमें भारत के पश्चिम में एक ये सींग नुमा संरचना दिखाई देती है। ये सींग सा जो अफ्रीका का बना है, इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका के सींग के तौर पर जानते हैं। ये अफ्रीका का सींग 4 देशों से मिलकर बना है। अगर आपसे कोई पूछे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल हैं, तो इसमें 4 देश शामिल हैं। ये 4 देश कौन कौन से हैं? तो ये है इरिट्रिया, उसके बाद जिबूती और इथोपिया और सोमालिया। तो ये 4 देश जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आते हैं, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया। ये जो जिबूती है, मैंने आपको इसको पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर ही असाल लेक है, असाल झील है, जो अफ्रीका की सबसे निचली झील है, यानी सबसे निचला बिंदु, सबसे गहरा स्थान अफ्रीका का असाल लेक है। तो ये बात हुई इथोपिया की। इथोपिया में इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है अदीस अबाबा। क्या राजधानी है? अदीस अबाबा इसकी राजधानी है। तो इथोपिया की राजधानी क्या हुई? अदीस अबाबा। अब हम बात करते हैं इस अफ्रीकी महाद्वीप की। अफ्रीकी महाद्वीप का भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमारी क्लास क्या करती है, आपको स्टैटिक्स जीके को याद भी कराती है। तो इस याद करते हुए आज हम पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप। तो जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है अफ्रीका महाद्वीप। अब यहां पर मैंने जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बताया, इसके उत्तर में एक खाड़ी है, इसको हम बोलते हैं अदन की खाड़ी। क्या है? अदन की खाड़ी। ये अदन की खाड़ी है और किसका हिस्सा है? हिंद महासागर के अरब सागर का हिस्सा है। अब अदन की खाड़ी और ये है लाल सागर। ये अदन की खाड़ी और ये है लाल सागर। अब इन दोनों को जोड़ने वाली एक जल संधि है। जल संधि क्या होती है? जो पानी के 2 भागों को, पतली संरचना या पतली नाली जो 2 पानी के भागों को आपस में जोड़ दे, उसको हम जल संधि कहते हैं। और यहाँ की जल संधि है बाब ए मंदेव, बाब अल मंदेव। तो यहाँ की कौन सी जल संधि है? तो बाब अल मंदेव। अब जैसे ही हम लाल सागर से, यहाँ पर है भूमध्य सागर, भूमध्य सागर में जाते हैं तो यहाँ पर ये पेनिनसुला यानी एक प्रायद्वीप पड़ता है। प्रायद्वीप वो हिस्सा, पृथ्वी का वो हिस्सा जो 3 ओर से पानी से घिरा हो, और इस प्रायद्वीप को काटकर लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने के लिए एक मानव निर्मित नहर है, जिसे हम स्वेज नहर के नाम से जानते हैं। स्वेज नहर के नाम से हम इसे जानते हैं। ये मानव निर्मित नहर है। इसके बाद जब हम भूमध्य सागर को पार करते हैं तो इधर आता है अटलांटिक सागर, और अटलांटिक सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है, इसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, तो ये हमने 3 जल संधि आज पढ़ी, एक अदन की खाड़ी, बाब ए मंदेव, दूसरी स्वेज नहर और तीसरी जिब्राल्टर जल संधि। अब हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका से 3 अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। सबसे नीचे जो एक रेखा गुजरती है, जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। मकर रेखा जो 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण से गुजरती है। ये कितने देशों से अफ्रीका के होकर गुजरती है? तो सबसे पहले इस पर देश पड़ता है नामीबिया। फिर अगला देश पड़ेगा बोत्सवाना,
बोत्सवाना, फिर अगला देश पड़ेगा अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, फिर मोजाम्बिक और फिर मेडागास्कर। तो इतने देशों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा गुजरती है। अगर मैं बात करूं भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को बराबर से और दो हिस्सों में बांटती है, वो अफ्रीका के किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो इस पर जो, जिसे हम 0 डिग्री के नाम से भी जानते हैं, इस पर जो पहला देश पश्चिम में पड़ेगा उसका नाम है गैबोन। गैबोन के बाद हमारा कॉन्गो देश पड़ता है, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद युगांडा, युगांडा के बाद केनिया और अभी मैंने जो आपको पढ़ाया सोमालिया। तो ये देश जो अफ्रीका के भूमध्य रेखा पर पड़ते हैं। उसके बाद जो सबसे ऊपर की रेखा है जो भारत से भी गुजरती है उसका नाम है कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर पड़ने वाले देश कौन कौन से हैं? जिसे हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ के नाम से भी जानते हैं, या जिसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, वो अफ्रीका के कितने देशों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले इस पे जो देश पड़ता है उसका नाम है पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा देश पड़ता है। उसके बाद मारिटानिया, उसके बाद अल्जीरिया, उसके बाद लीबिया, नाइजर, चाड और मिस्र, ये देश इसके किस पर पड़ते हैं? तो ये भूमध्य कर्क रेखा पर पड़ते हैं। एक रेखा जो समय रेखा के नाम से जानी जाती है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो अफ्रीका की किन किन देशों से गुजरती है? तो अल्जीरिया से गुजरती है, फिर माली से, फिर बुर्किना फासो, फिर घाना। तो इतने देशों से होकर हमारी ये रेखा गुजरती है। अगर मैं बात करूं अफ्रीका की, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चोटी किलिमंजारो है, ठीक है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। नील नदी का उद्गम स्थल से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो हम इसके उद्गम स्थल को भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों अभी हमने एक देश पढ़ा युगांडा, और युगांडा केनिया, युगांडा केनिया और तंजानिया, इन तीनों देशों की सीमाओं पर एक झील है जिसे हम लेक विक्टोरिया या विक्टोरिया झील के नाम से जानते हैं। विक्टोरिया झील, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है व्हाइट नील। क्या है? सफेद नील नाम से एक नदी निकलती है। वहीं जो हमने इथोपिया पढ़ा, तो यहाँ पर एक झील है ताना झील, ताना झील, और यहाँ से ब्लू नाइल, कौन सी? तो नीली नील नदी निकलती है। कौन सी है? तो नीली नील नदी निकलती है। अब ये दोनों नदी जो सूडान है, सूडान की राजधानी खार्तूम, खार्तूम में क्या करती हैं? मिलती हैं, और यहां से नील नदी कहलाती है। नील नदी जिसे मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, ये अपना मुहाना या डेल्टा कहां पर बनाती है? तो भूमध्य सागर में अपना डेल्टा बनाती है। तो ये थी अफ्रीका, जिसको मैंने आपको सारा कुछ पढ़ा दिया। आज मैं आपके लिए प्रमुख सूचकांक लाया हूं जो 2025 के महत्वपूर्ण सूचकांक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर था। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, यानी हमारे यहाँ पर कितना स्किल है लोगों में, तो इसमें हम 25वें स्थान पर आते हैं। वहीं बात करें हेनले पासपोर्ट, तो भारत का पासपोर्ट 85वें स्थान पर है विश्व में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की बात करें कि भारत 4थे स्थान पर है, यानी सबसे शक्तिशाली सेनाओं में विश्व में भारत यूएसए, चीन और रूस के बाद 4थे स्थान पर आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में इटली किस उपलब्धि के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाले देशों में देश बन गया है? अभी क्या हुआ है दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था, यूनेस्को जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। अब इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? तो पेरिस में है। और पेरिस किसकी राजधानी है? तो पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले,
एजोले इसके अध्यक्ष हैं। अब इसकी जो अमूर्त धरोहर सूची है, अमूर्त धरोहर सूची, धरोहर सूची जो है उसकी बैठक हुई थी 20वीं बैठक कहां पर हुई है? तो मैंने आपको पिछली क्लासों में भी पढ़ाया था। इसका आयोजन हुआ है लाल किले में। कल किला कौन सा? लाल वाला, लाल किला। और जो कहां पर है? हमारे राजधानी दिल्ली में है। यहां पर इसकी बैठक हुई और इस बैठक में जो इटली देश है इसके जो पाक कला है, पाक कला को सांस्कृतिक अमूर्त सूची में शामिल किया गया है। अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है, में शामिल। अब ये जो यूनेस्को है ये अमूर्त धरोहर, अमूर्त वो साइटें हैं जिनको, जो सांस्कृतिक हमारे परंपराएं हैं, वो कलाएं हैं, वो रीति रिवाज हैं जिनको हम छू नहीं सकते, उनको हम और किस में डालते हैं? अमूर्त धरोहर सूची में उनको डालते हैं संरक्षित करने के लिए। अब इसमें जो ये पाक कला है ये इटली के खाना बनाने की कला है, इटली के खाना बनाने की कला, खाना बनाने की कला। अब ये जो कला है ये किसी एक व्यंजन पे आधारित नहीं है, इटली में जितना भी खाना बनता है उसकी कला को अभी इसमें संरक्षित किया गया है। और इसी के साथ इटली विश्व का पहला देश है, विश्व का पहला देश बना है, देश बना जिसकी खाना बनाने की यानी व्यंजन पकाने की कला को, पकाने की कला को अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया। अमूर्त धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो कौन सा देश बना है? विश्व का पहला ऐसा देश है जो यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में अपने व्यंजन की बनाने की कला को शामिल कराने में सफल रहा है। इसकी बैठक कहां पर हुई? तो इसकी बैठक हाल ही में दिल्ली में लाल किले में हुई, वहीं पर ये इसकी घोषणा कराई गई है। अब मैं बात करूं यूनेस्को की, तो यूनेस्को में दो सूची जारी करता है, एक अमूर्त धरोहर है और एक है मूर्त धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर। अब इसमें भारत की 16 साइटें हैं, 16 धरोहर इसमें शामिल है। अब जो नवीनतम बनी है अभी इसी 20वीं बैठक में, जो हमारी दीपावली है उसको इसमें शामिल किया गया है 16वीं धरोहर के रूप में। वहीं अमूर्त धरोहर में हमारी 44 विश्व धरोहर इसमें शामिल है, धरोहर इसमें शामिल है। 44 को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहली है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, और इन सांस्कृतिक साइटों में इन 44 में से 35 साइटें शामिल हैं। वहीं 36 है, 36 वहीं प्राकृतिक 7 साइटें हैं और एक मिश्रित साइट में है जो इसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा एक मिश्रित एकमात्र, कंचनजंगा जो सिक्किम का राष्ट्रीय उद्यान है, जो हमारा सिक्किम है वो सिक्किम का नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है कंचनजंगा, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात आई है ये खाना बनाने की कला इटली की, जिसको हाल ही में अभी शामिल किया गया है। ठीक, अब बात करें इटली की, तो इटली किस महाद्वीप में पड़ता है? तो इटली हमारा पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। और यूरोप कहां पर है? तो यूरोप है, ये आपको जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये यूरोप महाद्वीप है। यहाँ से भूमध्य सागर और जिब्राल्टर संधि इसको अलग करती है। वहीं यहाँ से यूराल पर्वत, यूराल पर्वत जो रूस में है वो यूरोप को एशिया से अलग करता है। चलिए अब बात करते हैं इटली की। तो इटली कहां पर स्थित है? भारत के पश्चिम में। कहां पर स्थित है? तो भारत के पश्चिम में स्थित है। और हमने अभी भूमध्य सागर पढ़ा था, ये हमारा भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर के उत्तर में ये जो आप येलो कलर से, मैं इसको सीमाओं में बांध देता हूं, पीले कलर का जो आपको देश दिख रहा है इसका नाम है इटली। इटली जिसकी राजधानी रोम है और ये टाइबर नदी के किनारे है, टाइबर नदी के किनारे। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम
टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन की, तो इसके इधर वाली साइड में एक सागर है जिसको हम एड्रियाटिक सागर के नाम से जानते हैं। किस सागर से? एड्रियाटिक सागर के नाम से जानते हैं। ये वाला कौन सा सागर हुआ? एड्रियाटिक सागर। अगर मैं बात करूं इसके दक्षिण की, तो इसके दक्षिण में आयोनियन सागर पड़ता है। आयोनियन सागर पड़ता है। इसके दक्षिण में कौन सा सागर है? तो आयोनियन सागर पड़ता है। वहीं इसके बात करूं पश्चिम में, तो टायरेनियन सागर, टायरेनियन सागर इसके पश्चिम में पड़ता है। तो पूर्व में इसके एड्रियाटिक सागर है, दक्षिण में इसके आयोनियन सागर है और पश्चिम में इसके टाइबेरियन सागर है। और ये तीनों सागर किसका हिस्सा हैं? तो ये तीनों सागर भूमध्य सागर का हिस्सा है। भूमध्य सागर का हिस्सा है तीनों सागर। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। बात करें इटली की, तो इटली की गंगा, यहाँ की गंगा, इटली की गंगा के नाम से मशहूर कौन सी नदी है? तो इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? तो इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है। और ये इसके किनारे एक शहर है वेनिस नाम का। किस नाम का शहर है? तो वेनिस नाम का शहर है इस पो नदी के किनारे। इसके बाद बात करें इसकी मुद्रा क्या है? तो यूरो इसकी मुद्रा है। यूरो इसकी मुद्रा है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लांक। माउंट ब्लांक इसकी की सबसे ऊंची चोटी है और जो अलाप्स पर्वत का हिस्सा है, अलाप्स पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, अलाप्स पर्वत का हिस्सा है माउंट ब्लांक और जो इटली की सबसे ऊंची चोटी है। और इटली में आप क्या याद रखेंगे? यहाँ के ज्वालामुखी, ज्वालामुखी जो हमेशा पूछे जाते हैं उनको आप याद रखेंगे। यहाँ के 3 प्रमुख ज्वालामुखी हैं। एक है माउंट एटना, एक है माउंट विशुवियस, विशुवियस, और एक है स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली। जो ये स्ट्राम्बोली है ये भूमध्य सागर में स्थित है और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। उसके बाद बात करें एटना की, तो यूरोप का सबसे ऊंचा, यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट एटना। तो इटली के बारे में मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी है। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में हमारा स्थान कौन सा है, यानी भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों में विश्व में किस स्थान पर आता है? तो हमारा स्थान 14वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी हम कितना इनोवेट कर सकते हैं या करते हैं, उसमें हमारा स्थान कौन सा है? 39वां स्थान है। ग्लोबल क्योंकि हम ज्यादा नकल करते हैं, इनोवेट कम करते हैं। भूखमरी सूचकांक यानी हंगर इंडेक्स में हमारा स्थान कौन सा है? तो 105वां स्थान है। यार ये बात मुझे हजम नहीं होती। हम सबसे बड़ी स्कीम चलाते हैं जिसमें हर महीने हम इतना मुफ्त अनाज दे रहे हैं। हम कहीं पर भी भूखमरी फैल जाए तो अनाज हमारे यहाँ से जाता है, अमेरिका का तक चावल हमारे यहाँ का खाता है, लेकिन भूखमरी सूचकांक में हम 105वें स्थान पर हैं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हमारा कौन सा स्थान है? तो इसमें भी हम 39वें स्थान पर हैं। यानी ये सारी जो सूचकांक हैं ये बायस्ड सूचकांक है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमें याद करने हैं, तो इसलिए पढ़ते रहना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? अभी क्या हुआ, कल जो तारीख थी वो थी 18 दिसंबर, और इस 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। और ये अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो इसकी घोषणा हुई थी यूएन द्वारा। यूएन द्वारा इसकी घोषणा हुई थी 1992 में। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में ये 2013 में पहली बार मनाया गया। 2013 में पहली बार मनाया गया। अब जब 2013 में पहली बार मनाया गया और तब से ये लगातार मनाते आ रहे हैं हम इसको। ठीक है, अगर बात करें हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यक कौन है, तो अल्पसंख्यक वो लोग होते हैं, वैसे तो मैं बात करूं अल्पसंख्यक की परिभाषा हमारे संविधान में नहीं है, यानी संविधान में
स्पष्ट परिभाषा नहीं है, इसको की परिभाषा नहीं है कि एक अल्पसंख्यक कौन होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कई निर्णयों में कि जो भी 50% से आबादी में कम है उसको हम अल्पसंख्यक के तौर पर गिनती करते हैं। वर्तमान में हमारे यहाँ सरकार ने 6 धर्मों, सरकार ने क्या किया है, 6 अल्पसंख्यक बनाए हैं धार्मिक आधार पर, जिसमें से एक मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और छठे पारसी। ये 6 को हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय में रखा गया है, जिसमें से 2011 की जनगणना के अनुसार जो ये मुस्लिम हैं उनकी आबादी 14.2% है भारत की कुल आबादी का, और भारत का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है मुस्लिम समुदाय। उसके बाद बात करें अल्पसंख्यकों की, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना हुई। कब हुई थी इनकी स्थापना? तो 1992 में इसकी स्थापना हुई, और इसमें एक अध्यक्ष प्लस एक उपाध्यक्ष और प्लस 5 अन्य सदस्य होते हैं। 5 सदस्य होते हैं। वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष कौन है, तो वो श्री इकबाल सिंह लालपुरा है। इकबाल सिंह लालपुरा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं संविधान में, तो संविधान में हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 29 और 30 किससे संबंधित हैं, तो ये दोनों अनुच्छेद हमारे यहाँ पर अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण से संबंधित है। तो ये बात हुई हमारी अल्पसंख्यकों की। ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं हम दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस की, यानी दिसंबर में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, एक बार उनका रिवीजन भी हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 दिसंबर को हमारे यहाँ पर कौन से दिवस मनाए गए, तो एड्स दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस और नागालैंड स्थापना दिवस। नागालैंड की स्थापना दिवस के दिन कौन सा त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है, जिसे हम त्योहार के नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करेंगे, और ये तुषार खोबे जरूर से कमेंट करेगा कि कौन सा त्योहार मनाते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें 2 दिसंबर को हमारे यहाँ पर कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस रूप में मनाया जाता है। उसके बाद बात करें हमारे यहाँ पर 4 दिसंबर को, तो नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को हमारे यहाँ पर विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद बात करें हमारे यहाँ पर 9 दिसंबर को कौन सा, तो राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस। 9 दिसंबर को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। उसके बाद बात करें 11 दिसंबर को, तो 11 दिसंबर को क्या, 15 दिसंबर को ठंड है, तो ये जरूर याद रखेंगे, चाय दिवस मनाते हैं। वहीं 16 दिसंबर को हमने आपको बताया था विजय दिवस मनाया गया। 16 दिसंबर को कौन सा है, तो विजय दिवस, जो बांग्लादेश को हमने पाकिस्तान से आजाद कराया था उसकी याद में मनाया जाता है। 18 दिसंबर को मैंने आपको बता ही दिया। 18 दिसंबर को एक दिवस और मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस हम किस दिन मनाते हैं, तो 18 दिसंबर को ही हम मनाते हैं। चलिए
ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? तो शांति सूचकांक में हम 116वें स्थान पर रहे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में यानी हमारे यहाँ पर जो मीडिया है कितनी स्वतंत्र है, हम इसमें 162वें स्थान पर हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर हम किस स्थान पर, यानी प्रदूषित देशों में हमारा कौन सा स्थान है? तो हमारा तीसरा स्थान है। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में हमारा स्थान कौन सा आता है? तो हम इसमें 42वें स्थान पर आते हैं। ठीक है, आईपी में हम 42वें स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा घोषित किया गया है? अभी क्या हुआ है, अभी एक रैंक जारी की गई है, और ये रैंक किसके द्वारा जारी की गई है? तो ट्रेवल प्लस लेजर इंडिया बेस्ट एयरपोर्ट के बेस्ट अवार्ड की घोषणा हुई। और ये कौन सा संस्करण था? ये इसका 14वां संस्करण था। अब इस 14वें संस्करण में जो घोषणा की गई उसमें बताया गया कि जो सिंगापुर है, इसका चांगी एयरपोर्ट विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट है। विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा है? तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट है 2025 का। अब ये कैसे माना गया कि ये सबसे अच्छा है? तो जो इनका आधार है वो है यहाँ पर जो यात्री गए हैं, यात्रियों का अनुभव यहाँ पर कैसा रहा, उस आधार पर चांगी एयरपोर्ट विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट उन लोगों के अनुभव के आधार पर है जो ज्यादातर देशों में यात्रा करते हैं या किसी देश की यात्रा करके आए हैं। वहां पर सुविधा कैसी मिली उनको, वहां पर कैसी सुविधाएं थी, वहां पर व्यवस्था कैसी थी, साफ सफाई कैसी थी, अरेंजमेंट कैसा था, इन सब के आधार पर इसकी क्या हुई है, इसकी रैंक मिली है। और ये किसे मिली है? तो सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को मिली है। सिंगापुर जो एक शहर है एशिया का, यहां पर विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम वाटरफॉल भी स्थित है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए इसको वर्ल्ड का नंबर 1 एयरपोर्ट चुना गया है। अब बात करें सिंगापुर की, तो भारत से अगर हम दक्षिण पश्चिम में चलते हैं, दक्षिण पूर्व में चलते हैं, तो यहाँ पर आपको एक देश दिख रहा होगा, इसका नाम है मलेशिया। और मलेशिया के बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक छोटू स्टार सा बना है, इसका नाम है सिंगापुर। क्या नाम है इसका? सिंगापुर है। और सिंगापुर की राजधानी, क्योंकि एक शहरी है तो इसकी कोई राजधानी तो है नहीं, लेकिन इसको सिंगापुर सिटी को ही इसकी राजधानी कह देते हैं, लेकिन खुद ही शहर है, खुद ही देश है और खुद ही ये इसकी राजधानी है। बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा सिंगापुरी डॉलर है। सिंगापुरी डॉलर यहाँ की मुद्रा है। दरअसल क्या है, आप जो यहाँ पर एक जल संधि देख रहे हैं, ये तो मलेशिया देश हुआ, और नीचे कौन सा देश है? ये जो टापू दिख रहे हैं ये है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया और मलेशिया, इन दोनों देशों के बीच से यहाँ पर एक छोटा सिंगापुर और ये इंडोनेशिया, इन दोनों के बीच से एक जल संधि निकलती है जिसे हम मलक्का जल संधि कहते हैं। मलक्का जल संधि। अब ये मलक्का जल संधि किस किस को जोड़ रही है? तो ये एक तो इधर अंडमान निकोबार सागर को जोड़ती है, या अंडमान सागर को जोड़ती है। किससे जोड़ती है? तो ये जो सागर है इसे हम बोलते हैं दक्षिणी चीन सागर। तो दक्षिणी चीन सागर से अंडमान निकोबार को जोड़ने वाली जल संधि है मलक्का जल संधि। अब मलक्का जल संधि से जब ये सकरा रास्ता है, यहाँ से जब जहाज गुजरते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने ये मान लीजिए जहाजों का एक अड्डा बनाया हुआ है, या जहाजों के लिए एक होटल तैयार किया हुआ है। जैसा आपने देखा होगा हाईवे पे जब लंबे रूट की बसें जाती हैं तो वो किसी ना किसी होटल से पैक्ट करके रखती हैं और वहीं पर ही जाके रुकती हैं। तो यहीं पर इन्होंने एक ऐसा सुविधा डेवलप की है जहाजों के लिए कि वहां पर वो अपना फ्यूल लेते हैं, अपनी जरूरत का सामान लेते हैं और अपनी
समय जो खराबी हो गई है तो उसको भी ठीक करा लेते हैं, या जहाज में कोई कमी है उसकी भी रिपेयर करा सकते हैं। तो इस सुविधा के कारण ही सिंगापुर इतना डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो ये सिंगापुर के बारे में जो जानकारी थी मैंने आपको दे दी। अब बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स की। ठीक है, भारत के कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट, जैसे हम बात करें जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट है। बात करें पंजाब में तो पंजाब के अमृतसर में गुरु रामदास एयरपोर्ट है। अगर बात करें उत्तराखंड की तो जौली ग्रांड एयरपोर्ट है। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में एयरपोर्ट है जिसका नाम है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 3 है, जहां पर चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है, चौधरी चरण सिंह। वहीं वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री, और जेवर में जो नोएडा के जेवर में एयरपोर्ट बना है, नोएडा में एयरपोर्ट बना है उसका नाम है जेवर एयरपोर्ट। वहीं अयोध्या में एक एयरपोर्ट बना है जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। बात करें जयपुर की तो जयपुर एयरपोर्ट कहां पर है, तो जयपुर में है। वहीं अहमदाबाद में सरदार पटेल एयरपोर्ट है। एमपी में इंदौर में होलकर, अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। वहीं बात करें अगर वेस्ट बंगाल की तो सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है। वहीं उड़ीसा में है बीजू पटनायक। असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बारदोलाई है। वहीं बात करें महाराष्ट्र में तो छत्रपति शिवाजी। हैदराबाद में बात करें तो हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। वहीं बात करें कर्नाटक में तो कैंपागोड़ा बेंगलोर में है। वहीं बात करें कोच्चि में तो कोच्चिन एयरपोर्ट। चेन्नई में एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये मुख्य एयरपोर्ट जो मैंने आपको बता दी है। बाकी पूरी लिस्ट आपके सामने सभी एयरपोर्टों की रही जो भारत के शहरों के कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट है। इनको भी आप याद रखेंगे, कई बार एग्जामिनर छोटे एग्जाम में इनको पूछ लेता है। चलिए, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में हमारा स्थान कौन सा है, यानी हमारी संस्कृति को, हमारे खान पीन को विश्व में कहां तक पहचाना जाता है, उसमें हमारा स्थान कौन सा है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में हमारा स्थान है 29वां। कौन सा स्थान है हमारा, 29वां स्थान है, 29वां स्थान है हमारा सॉफ्ट पावर में। मानव विकास सूचकांक HDI इंडेक्स में हमारा स्थान कितना है, तो 134वां स्थान है। वहीं बात करें लैंगिक असमानता सूचकांक में हमारा स्थान कितना है, तो 108वां स्थान है लैंगिक समानता सूचकांक में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में यानी खुशहाली में हम कौन सा स्थान रखते हैं, तो खुशहाली में हमारा स्थान 126वां है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक रैंक के अनुसार भारत वैश्विक कॉफी उत्पादन में किस स्थान पर है, यानी कॉफी उत्पादन करने में हम विश्व में किस स्थान पर आते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक मंत्रालय है जिसका नाम है वाणिज्य मंत्रालय, यानी वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री हैं हमारे श्री पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी हमारे इसके वर्तमान मंत्री हैं। अब इस वाणिज्यिक मंत्रालय ने बताया है कि भारत ने इस साल जो कॉफी निर्यात है वो 1.29 अरब डॉलर का किया है। इतने का व्यापार हम इस साल कर चुके हैं। और इसके साथ ही कॉफी उत्पादन में हम विश्व में 7वें स्थान पर आ गए हैं, विश्व में 7वें स्थान पर आ गए हैं। तो आप बोलोगे कॉफी उत्पादन में ही तो आए हैं, कौन सी बड़ी बात है।
तो कॉफी के अगर मैं आंकड़े आपको बता दूं तो आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे अधिक कारोबार होता है, सबसे अधिक व्यापार जो होता है वो किसका होता है? अधिक कारोबार जो किस चीज का सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक जो कारोबार होता है वो होता है कच्चे तेल का। किसका? कच्चे तेल का। अब इस कच्चे तेल के बाद, इसके बाद जो सबसे बड़ा व्यापार है वो कॉफी का है। किसका है? कॉफी का है। इसके बाद सबसे बड़ा व्यापार जो होता है वो कॉफी का होता है। विश्व में प्रतिदिन लगभग 2.25 अरब कप कॉफी पी जाती है। कितनी? प्रतिदिन 2.25 अरब कप कॉफी पी जाती है प्रतिदिन विश्व में। तो आप देख लीजिए कॉफी पर कितने लगे हुए हैं लोग। तो ये उत्पादन करना यानी भारत की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाना, इस मामले में ये बताया गया है। अब इतने लोग हमारे यहाँ विश्व में प्रतिदिन कॉफी पी लेते हैं। अगर मैं बात करूं भारत में जो 7वां स्थान आया है, इसमें भारत में लगभग 4.45 लाख हेक्टेयर भूमि पर हम कॉफी का उत्पादन करते हैं। लाख हेक्टेयर भूमि पर कॉफी का उत्पादन होता है। कॉफी का उत्पादन होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पर 4.45 लाख हेक्टेयर कॉफी भूमि पर कॉफी का हम उत्पादन करते हैं। और इस कॉफी में से जितना हमारे यहाँ उत्पादन होता है, इसमें से लगभग 70% कॉफी हम बाहर भेज देते हैं। यानी हमारे यहाँ पर कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या कम है। जितना उत्पादन होता है उसका 30% ही हम अपने देश की जरूरत के लिए रखते हैं, बाकी को हम विदेशों में भेज देते हैं। हमारे यहाँ कॉफी की किस्म कौन कौन सी है? तो हमारे यहाँ 2 किस्में पाई जाती है। कौन कौन सी? अरेबिका और दूसरी है रोबस्टा। रोबस्टा और अरेबिका हमारे यहाँ 2 किस्में पैदा की जाती हैं। हमारे यहाँ सबसे अधिक अगर बात करूं तो कहां पर पैदा की जाती है? तो पहला स्थान हमारे यहाँ पर कर्नाटक का है। कर्नाटक, दूसरे पर तमिलनाडु और केरल। इस क्षेत्र में हमारे यहाँ पर यानी पश्चिमी घाट में हमारे यहाँ पर कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। अगर मैं बात करूं कॉफी के इतिहास की, तो भारत में कॉफी कहां से आई? तो सबसे पहले बात करूं कॉफी सबसे पहले कहां उगाई गई, जो मैंने आपको, चलिए ये कॉफी के बागान है, यहीं पर ही लिख देते हैं। सबसे पहले जो कॉफी का उत्पादन कहां पर हुआ? उत्पादन सबसे पहले जो मैंने आपको इथोपिया पढ़ाया, इथोपिया के काफा प्रांत में इस कॉफी का जन्म हुआ। अब भारत में कॉफी कहां से आई? तो अरब के जो प्रायद्वीप है वहां पर एक देश है यमन। यमन देश से एक सूफी संत थे, सूफी संत, जिनका नाम था बाबा बुदान। बाबा बुदान ये 3 पेड़ लेके आए थे या 3 बीज लेके आए थे कॉफी के, और इन्होंने इनको कहां लगाया? तो बाबा बुदान की पहाड़ियों पर लगाया। बाबा बुदान की पहाड़ियों पर। ये कहां पर है? तो ये बाबा बुदान की पहाड़ी है कर्नाटक में, जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट का हिस्सा है, यहाँ पर इन्होंने लगाया और यहीं से तब से हमारे यहाँ कॉफी की खेती होने लगी। अगर मैं बात करूं विश्व में प्रथम स्थान किसका है, तो विश्व में नंबर 1 कॉफी उत्पादन में है ब्राजील। ब्राजील, जिसकी राजधानी क्या है? ब्राजीलिया है। यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है साओ पोलो। साओ पोलो, और ये जो साओ पोलो है ये अपनी कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर एक बंदरगाह है जो इस साओ पोलो की कॉफी को क्या करता है? निर्यात करता है, यानी विदेशों में भेजता है, और उसका नाम है साओ पोलो। और इस बंदरगाह का नाम है सेंटोस बंदरगाह। सेंटोस बंदरगाह। अब इस सेंटोस बंदरगाह को हम कॉफी बंदरगाह के नाम पर जानते हैं। कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो ये कॉफी की पूरी बात है जो मैंने आपको बता दी। चलिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय लोग कितना खुश रहते हैं, यानी हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक कितनी है, तो इसमें हमारी 93वीं रैंक है। हैप्पीनेस में हम 93वें स्थान पर है। विधि के शासन सूचकांक में हमारा स्थान कौन सा है, तो विधि के शासन सूचकांक में हमारा स्थान 79 है। ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स में हमारा स्थान कौन सा है, तो 141वां है। अगर बात करते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक 63 आई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहा नूरपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। दोस्तों सबसे पहले तो हम देखते हैं ये वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है। देखो, एक होता है राष्ट्रीय उद्यान और एक होता है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य, अगर मैं बात करूं कि एक क्षेत्र को जहां पर जैव विविधता बहुत अधिक है, यानी बहुत तरह की बहुत प्रजाति के जानवर रहते हैं, उसको हम बड़े क्षेत्र को कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन एक छोटा क्षेत्र जहां पर एक प्रजाति या 2-4 प्रजाति पाई जाती हैं, उनके संरक्षण के लिए जो क्षेत्र निर्णय किया जाता है या क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, उसको हम बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके जो रूल्स होते हैं वो काफी सख्त होते हैं, लेकिन इसके रूल थोड़े नरम होते हैं। यानी इस पर यहाँ पर आपको लकड़ी चुगने की या दैनिक क्रिया करने की अनुमति होती है, बाकी शिकार करने की अनुमति नहीं होती। तो ये हुआ हमारा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर। अब यहाँ हमारा एक प्रदेश है जिसका नाम है मेघालय और जिसकी राजधानी शिलोंग है। अब यहाँ पर एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है नरपुहू वन्यजीव अभ्यारण्य। अब इस नरपुहू वन्यजीव अभ्यारण्य के पास बहुत अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर पाया जाता है। अब ये चूना पत्थर क्या है, इसको हम जिसे हम लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं, लाइम स्टोन। अब जहां पर ये चूना पत्थर पाया जाता है तो इसके लिए माइनिंग होती है। क्या होती है, खदान। अब ये खदान जब खुदाई करती हैं, किसके लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। किसके लिए करते हैं, तो सीमेंट के उत्पादन के लिए। अब जब सीमेंट का उत्पादन होगा तो यहाँ पर इंडस्ट्री भी लगेगी, यानी यहाँ पर फैक्ट्री भी काफी मात्रा में लगी है सीमेंट की। किसके लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। अब इस खनन के कारण यहाँ पर जो हमारे वैज्ञानिक हैं या जो हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने वाले संरक्षणकर्ता हैं और संरक्षण जो विशेषज्ञ हैं, इन्होंने इस खनन के कारण नूरपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या कहा है कि इसे गंभीर खतरा बताया है। तो ये कहां पर है, ये ऑप्शन हो गया हमारा बी, मेघालय में स्थित है और इसे गंभीर स्थिति में बताया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत से वन्यजीव रहते हैं और इधर ऐसे ही फैक्ट्री लगी है जो यहाँ पर खनन का कार्य करती हैं, जिससे वन्यजीव क्या है, इनकी जीवन को खतरा है, ऐसा चिंता व्यक्त की गई है। मैप में देख लेते हैं मेघालय को। तो मेघालय जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है, मेघालय ये है हमारा बांग्लादेश के एकदम ऊपर मेघालय। मेघालय को हम किस रूप में जानते हैं, तो दोस्तों मेघालय जिसकी राजधानी शिलोंग है और यहाँ के राज्यपाल हैं CH विजय शंकर। राज्यपाल कौन है, राज्यपाल हैं CH विजय शंकर। यहाँ के CM कौन है, तो कॉमरेड संगमा यहाँ के CM है। बात करें यहाँ की सीटों की, तो यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की यहाँ पर 60 सीटें हैं। तो ये पूरी जानकारी किसके बारे में, हमारी हो गई मेघालय के बारे में। देखो मेघालय में यहाँ पर 2 स्थान है, चेरापूंजी और मौसिनराम। देखो मेघालय में यहाँ पर 3 पहाड़ी पाई जाती है, ऐसे करके 3 पहाड़ी पाई जाती हैं। इनका नाम है गारो, खासी और जैंतिया। ये तीनों पहाड़ी हैं और इस खासी पहाड़ी के नीचे 2 स्थान है, एक है मासिनराम और ये भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो कहां पर है, मेघालय में। यहाँ पर 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, गारो, खासी, जैंतिया, क्योंकि जब बादल यहाँ बंगाल की खाड़ी से इधर प्रवेश करता है तो ये बादल को घेर लेती है। बादल इनको नहीं घेरता, ये बादल को घेर लेती है। मान लो जैसे ये पहाड़ी यहाँ पर है तो ये बादल को घेर लेंगे, निकलने नहीं देंगी
और जब निकलने नहीं देती तो यहीं पर ही वो पानी गिरा देता है। इसलिए मौसिनराम और चेरापूंजी स्थान कहाँ पर है? मेघालय में है, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान है। बात करूं मेघालय की स्थापना की, तो मेघालय की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। अब दोस्तों यहाँ पर अब 3 राज्य देखेंगे। पहला मिजोरम, जिसकी सीमा म्यांमार से मिलती है और बांग्लादेश के चट्टेगांव से मिलती है। वहीं त्रिपुरा और ये मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, MMT, इनकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को एक साथ की गई थी। बात करूं मेघालय की भाषा की, तो यहाँ पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? दोस्तों यहाँ पर ये तीनों जनजाति भी पाई जाती हैं। गारो, जो गारो पहाड़ी पर रहती है, खासी जनजाति जो खासी पहाड़ी पर रहती है, और जैंतिया जनजाति जो जैंतिया पहाड़ी पर रहती है। अब इन्हीं के जनजाति के आधार पर या इन पहाड़ियों के आधार पर ही इनकी भाषाओं को भी बोला जाता है। यहाँ पर खासी और जैंतिया, बंगाली, हिंदी और अंग्रेजी, ये भाषा यहाँ पर बोली जाती है। अगर बात करूं यहाँ पर त्योहारों की, तो यहाँ के त्योहार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के राज्य, ये तो यार राज्य ही याद नहीं होते लोगों के, तो त्योहार कहाँ से याद होंगे? इसलिए एग्जामिनर की पहली पसंद होता है, अगर आपको सांस्कृतिक कोई त्योहार पूछना है तो वो यहीं से ही पूछता है। तो यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध त्योहार है वो है गज यात्रा या गज महोत्सव। एक है यहाँ पर बेदीखलम, बेदीखलम गज महोत्सव, चेरी ब्लॉसम, तो चेरी ब्लॉसम, बेदीखलम, गज महोत्सव और वांगला उत्सव हमेशा एग्जामिनर पूछता है, क्योंकि वांगला के नाम से अब पश्चिम बंगाल लगा रखा रहते हैं, लेकिन वांगला उत्सव कहां पर मनाया जाता है? ये मेघालय में मनाया जाता है। अगर बात करें यहाँ के नृत्यों की, तो नृत्य कौन कौन से यहाँ पर हैं? तो यहाँ पर 3 प्रसिद्ध नृत्य हैं। पहला है नोंगक्रोंग, वांगला और लाहो। कौन सा है? तो नोंगक्रोंग, वांगला और लाहो, ये 3 नृत्य यहाँ पर मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। अगर बात करें, बाकी मैंने इसकी सीट आपको बताई ही थी। चलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2024 में किसने जारी की? तो ये IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये जारी करता है, और इसने भारत की ग्रोथ रेट कितनी बताई है? 6.3% बताई थी। विश्व प्रेक्षण प्रवाह रिपोर्ट किसके द्वारा? तो ये विश्व बैंक के द्वारा जारी होती है। सिप्री रिपोर्ट में हथियार आयात में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का पहला स्थान है। ठीक है, हथियार को मंगाने में हम कौन से स्थान पर हैं? तो पहले स्थान पर हैं। और प्रेषण प्रवाह में जो हमारे यहाँ पर लोग विदेश में जाकर नौकरी करते हैं और धन भेजते हैं, उस धन को पाने में भी हमारा विश्व में पहला स्थान है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो लॉजिस्टिक यानी हमारे यहाँ पर जो सामान की ढुलाई है उसमें कैसी सुविधाएं हैं, तो उसमें हमारे यहाँ 38वां स्थान आता है विश्व में। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में परमवीर दरगाह का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में एक गैलरी बोले या दीर्घा बोले का क्या किया है? उद्घाटन किया है। अब जैसा कि इसके नाम से आप समझ रहे होंगे, परमवीर यानी जो सैनिक, आज तक हमारे यहाँ पर 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला है। तो वो जो 21 लोग हैं, तो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में एक गैलरी का निर्माण किया गया है, और इस गैलरी में इन 21 लोगों के फोटो लगे होंगे, यानी इनके जो सर्वोच्च बलिदान इन्होंने हमारे यहाँ पर युद्धों में दिया है, उसके लिए जो इन्हें सम्मान मिला परमवीर,
उनकी जो शहादत है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए हमारे राष्ट्रपति भवन में एक गैलरी का या दीर्घा का निर्माण किया गया है, जिसमें इन 21 परमवीर चक्र विजेताओं को फोटो लगे होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं परमवीर चक्र किसको दिया जाता है, तो दोस्तों हमारे यहाँ सैनिकों को दो तरह के क्या मिलते हैं, सम्मान मिलते हैं। एक, जब युद्ध काल हो, युद्ध काल में यानी जब हमारा देश युद्ध लड़ रहा है, तो युद्ध में जो सर्वोच्च बलिदान देता है या सर्वोच्च साहस का परिचय देता है, तो वहां पर जो सबसे ऊपर परमवीर चक्र दिया जाता है। यानी हमारे यहाँ पर युद्ध काल में मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान परमवीर चक्र है। उसके बाद महावीर और उसके बाद वीर, यानी सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर सम्मान है युद्ध काल में परमवीर। अगर बात है शांति काल की, शांति काल में कहीं पर बाढ़ आई है या कोई ऐसी आपदा आई जैसे कोरोना की है, तो उसमें जो साहस के कार्य किए जाते हैं, उसके दौरान साहस का किए गए कार्य को सम्मानित करने के लिए हमारे यहाँ पर 3 सम्मान से सम्मानित किया जाता है। पहला सबसे बड़ा जो सम्मान है उसका नाम है अशोक चक्र। सबसे ये जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। तो शांति काल में अशोक चक्र और कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, इन तीनों से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे शांति काल में मिलने वाले क्या हुए, सम्मान हुए। ठीक है, कहां पर दिए गए, तो राष्ट्रपति भवन में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जहां पर हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित थे। बात करें राष्ट्रपति भवन की, राष्ट्रपति भवन कहां पर है, तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। और दिल्ली में किस पहाड़ी पर है, तो दिल्ली में रायसीना हिल्स पर है, रायसीना पहाड़ी पर है। अब ये रायसीना जो पहाड़ी है ये किसका हिस्सा है, तो ये अरावली पर्वत का हिस्सा है। अरावली पर्वत जो भारत का सबसे पुराना पर्वत है, अरावली पर्वत, और अपनी अब अंतिम अवस्था में चल रहा है, वहां पर ये स्थित है। अरावली पर्वत जो रायसीना हिल्स दिल्ली से लेकर गुजरात के पालनपुर तक फैला हुआ है। इस पर बात करें इसकी लंबाई की, तो 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, 4 राज्यों से होकर ये गुजरता है। उसके बाद बात करें इसकी सर्वोच्च चोटी की, यानी इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यहाँ पर एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है माउंट आबू, जिस पर माउंट आबू पर्यटन स्थल उपस्थित है। तो ये हो गई हमारी जानकारी किससे, अरावली पर्वतमाला से संबंधित। हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार मरणोपरांत किसे प्रदान किए गए हैं, तो मरणोपरांत जो मिला है वो हमारे जयंत विष्णु जी को मिला है। हाल ही में किस देश को आसियान का 11वें सदस्य देश के रूप में चुना गया है, तो वह है तिमोर लिस्ते। किसको चुना गया है, तो तिमोर लिस्ते को चुना गया है। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है, तो ये है हमारी रंगास्वामी। कौन है, शांता रंगास्वामी। हाल ही में IUCN का 90वां सदस्य कौन सा देश बना है, तो इसका 90वां सदस्य बना है टुवालू इसका 90वां सदस्य बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में पोडुरु खादी को GI टैग किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। हमारे यहाँ पर एक मंत्रालय है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, और इसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री पीयूष गोयल जी हैं। अब इस मंत्रालय ने, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, जो पोडुरु खादी को क्या मिला है, पोडुरु खादी, इसको क्या मिला है, GI टैग मिला है। और ये कहाँ की है, तो ये
आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की साड़ी, साड़ी निर्माण की, साड़ी निर्माण की हस्तकला है। ठीक है, क्या है? साड़ी निर्माण की हस्तकला है, यानी हाथ के द्वारा यहाँ पर साड़ी बनाई जाती है, पोंड्रू। कभी पोंड्रू खादी के लिए हमारे जो महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की थी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो प्रशंसा की थी उसके 100 साल बाद, यानी कभी 1925 में महात्मा गांधी आंध्र प्रदेश गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने उसकी तारीफ की थी। तो इस तारीफ को अब 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसके उपलक्ष्य में इसको जीआई टैग दिया गया है। तो हमारे यहाँ जीआई टैग दिया जाता है, यानी ग्लोबल संकेतक दिया जाता है। ये वो साड़ी है जिसकी महात्मा गांधी जी भी तारीफ कर चुके हैं और इसे अब हमारी सरकार ने जीआई टैग दिया है। हमारे यहाँ पर जीआई टैग यानी ज्योग्राफिक इंडिकेटर, यानी भौगोलिक भौगोलिक संकेतक, जीआई टैग दिया जाता है। हमारे यहाँ पर जीआई टैग अधिनियम कब का है? तो अधिनियम तो हमारे यहाँ पर है 1999 का। 1999 में इसके लिए हमने अधिनियम बनाया गया और ये जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और ये अधिनियम लागू कब से हुआ? तो ये लागू हुआ था 2003 से, और 2003 के बाद 2004 में पहली बार दिया गया और पहला जीआई टैग मिला। जीआई टैग किसे मिला? तो वो दार्जिलिंग की चाय को मिला। दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला था। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्तमान में सर्वाधिक जीआई टैग, वर्तमान में सर्वाधिक जीआई टैग किसके पास है? तो सर्वाधिक जीआई टैग हमारे यूपी के पास है और लगभग 77 जीआई टैग है। दूसरा नंबर तमिलनाडु का आता है और इसके पास लगभग 58 जीआई टैग है। तो यूपी जीआई टैग प्राप्त करने में सबसे ऊपर है। हाल ही में यूरोपीय संघ द्वारा ड्रोन पर केंद्रित पहला संयुक्त आतंकवादी रोधी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हमारे यहाँ पर गुड़गांव के पास मानेसर में आयोजित किया गया है। मानेसर कहाँ पर है? हरियाणा। समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो समुद्र शक्ति किसके बीच होता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। हाल ही में नीरज चोपड़ा को कि कौन सी सेना में उपाधि मिली है? तो इनको लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली है। हाल ही में 2025-26 में FICCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष, FICCI के अध्यक्ष वर्तमान में कौन बने हैं? तो इनको अनंत गोयनका बने हैं। अनंत गोयनका बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चिली के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो चिली जो हमारे दक्षिण अमेरिकी देश है और विश्व का सबसे अधिक अक्षांशीय विस्तार वाला देश है, इसके जो बने हैं वो जोस एंटोनियो कॉस्ट इसके राष्ट्रपति हाल ही में चुने गए हैं। चलिए, ये है यहाँ के राष्ट्रपति हाल ही में। अच्छे, यहाँ के राष्ट्रपति एंटोनियो कोस्टा चुने गए हैं। हाल ही में भारत ने किस देश में अपने मिशन को पूर्ण दूतावास एम्बेसी का दर्जा दिया है? तो हमारे यहाँ पर जो अफगानिस्तान है उसको दिया है। अफगानिस्तान, जिसके विदेश मंत्री आमिर मुताकी अभी भारत यात्रा पर आए थे, तो उनके दिया गया है। हाल ही में जारी हैंडलेस पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? हमारा जिसमें 85वां स्थान है, वहीं सिंगापुर का सबसे शक्तिशाली है और सिंगापुर के एयरपोर्ट चंगी को ही अभी नंबर 1 एयरपोर्ट का दर्जा मिला। हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये हैदराबाद में खोला जाएगा। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज भारत की कौन सी महिला ने जीता है? तो ये जीता है शेरी सिंह ने। शेरी सिंह ने जीता है। हाल ही में गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? तो इन्होंने भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। कहाँ पर किया है? तो भारत में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और ये है वो क्रेडिट कार्ड। गूगल जो अल्फाबेट की एक अनुषंगी कंपनी है,
यानी अल्फाबेट की एक छोटी कंपनी है गूगल, उसने ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कहाँ पर? भारत में किया गया है। तो दोस्तों ये था हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।